Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 12th आर्ट्स में असाइनमेंट नंबर 3 है। आज 23 अप्रैल 21 है और आज का जो टॉपिक रहेगा खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि से हम इसको शुरू करेंगे, इसके साथ साथ और टॉपिक्स भी हम लेंगे। इसमें सबसे पहले खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया, हाउ खरोष्ठी स्क्रिप्ट वाज रीड। इसके लिए सबसे जो बड़ा प्रयास किया गया है जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। उसने इसके बारे में खूब अच्छी समझ विकसित की। 1838 ईस्वी में उसने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और उसने अर्थ भी निकाल लिया। तो इसमें ये पता चलता है हमें कि 1838 में जो इतना क्रांतिकारी कदम उठाया गया हमारे इस एक तरह से पुरातत्वविदों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, तो इसके अंदर इन्होंने ऐसा क्या किया, इनको इतना पता लग गया था। पहले इनका डाउट था कि ये शायद प्राकृत भाषा रही होगी, लेकिन जब कुछ विद्वानों की राय थी ये संस्कृत भाषा है, लेकिन एक्चुअल में वो पता लग चुका था कि जो जेम्स प्रिंसेप हैं वो अपनी बात पर सही अडिग थे और वास्तव में उन्हीं की बात जायज सिद्ध हुई। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा इसके अंदर हम प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा में ही ये लिखे हुए हैं, चाहे वो खरोष्ठी लिपि का हो, चाहे वो ब्राह्मी लिपि का हो, चाहे कोई भी विवरण हम देख पा रहे हैं अशोक महान के शासनकाल का, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्यों के शासनकाल का, उसके अंदर साफ साफ विवरण पता चलता है कि सारे जो लिपि है वो खरोष्ठी या ब्राह्मी लिपि के अंदर उसका विवरण मिलता है। इसमें आगे खरोष्ठी लिपि को पढ़ा कैसा गया, इसमें इसका जो विवरण डाला गया उसमें उन्होंने कोशिश की उससे पहले कि बंगाली जो आधुनिक बंगाली जो लिपि है उसका और देवनागरी लिपि उसका, उन दोनों का मेल करके देखा और फिर उसके अंदर उन्होंने उनके अर्थ मैच करके देखे। तो उसमें कुछ वर्णों का सेम वर्ण जो है महसूस उनको हुए, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया और फिर उसके हिसाब से उन्होंने अर्थ निकालने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने एक अपोलोडोट्स नाम का एक शब्द उसमें ढूंढा। अपोलोडोट्स वो मानते हैं शायद कोई शासक रहा होगा उस समय। तो ए वर्ण जो है वो किस तरह से खरोष्ठी लिपि में लिखा गया और किस तरह से वो बंगाली लिपि में लिखा गया, तो उनमें आपस में किस तरह का मैचअप था, उससे उन्होंने अर्थ निकालने की कोशिश की, जिससे उनको अर्थ ढूंढना आसान हो गया और बड़े से बड़े अभिलेख भी वो आसानी से इस तरीके से ढूंढ पाए। यानी इसकी शुरुआत जो होती है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के अध्ययन से, और मौर्य साम्राज्य के विषय में बहुत ही जो बड़े बड़े अभिलेख लिखे हुए हैं उनका हमें साफ साफ पता चल रहा है कि उनकी लैंग्वेज क्या है। और अगर ये कार्य ना किया गया होता तो ये भी उसी तरह से रहस्यमय ही रहता कि जो सिंधु सभ्यता के विषय में हम कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, वो हमारी लिमिटेड जो नॉलेज है वो इस समय एक्सप्लोर हो चुकी है। यानी एक तरह से इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य के समय की, तो यहाँ की जानकारी और यहाँ के जो राजाओं के जो विचार थे या राजाओं के जो नीति नियम थे उनका हमें ज्यादा ज्ञान है सिंधु सभ्यता के शासकों की बजाय। द ऑर्डर ऑफ द किंग, राजा के आदेश। इसमें बताया गया है कि राजा जब भी कोई आदेश जारी करता था तो वह किसी भी सार्वजनिक चौराहे पर या फिर किसी भी मुख्य मार्ग पर कहीं पर उसे शिलापट पर या स्तंभ पर कहीं ना कहीं अभिलेख लिखवाता था और उस अभिलेख में नीति नियमों का वर्णन वो करते थे। तो ऐसा मतलब इस तरह का माना जा रहा है कि शायद लोग उनको पढ़ने के लिए रुकते होंगे और रुक करके उसको पढ़ने के बाद वह और लोगों को भी बताते होंगे। इस तरह से कोई भी सर्कुलर जो है, एक ऑर्डर जो है राजा का, वह बाकी जनता के अंदर सर्कुलेट होता होगा। इसमें जो राजा के आदेश हैं इस तरह का अभिलेख कई जगह पर मिला भी है कि राजा के द्वारा दिया गया आदेश इस तरीके का है कि जो फसल को इस तरह से आपको ये फसलें इस आधार पर बोनी हैं और इतना टैक्स आपका बन सकता है और उसके अंदर आपको इस तरीके से उसको जमा करना है, इस तरह के नियम उसमें लिखे रहते थे। इसके अलावा एक कॉइन ऑफ द इंडो ग्रीक किंग मिनांडर, यहाँ पर एक सिक्का मिला है जो कि एक हिंद यूनानी शासक का है। हिंद यूनानी शासकों का जो है दूसरी
दूसरी ईस्वी पूर्व, ये ईसा पूर्व से पहले दूसरी सदी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो उस समय मिनांडर नाम का एक शासक था जिसका कि यहाँ पे एक कॉइन मिला है, एक सिक्का मिला है और अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य है। ये हमें अभिलेखों के विषय में एक ऐतिहासिक प्रूफ है इस बात का कि उस समय भी अभिलेख लिखे जाते थे। यानी कि जो कॉइन है वो भी अपने आप में एक अभिलेख का एक हिस्सा है, क्योंकि उस पर चित्र भी बना हुआ है, उस पर किसी न किसी लिपि में लिखा भी हुआ है, उसमें मिनांडर का चित्र भी है, उसमें लिपि भी लिखी हुई है। तो इससे पता चलता है कि उस समय भी अभिलेख लिखे जाते थे। ये एक ऐतिहासिक स्रोत है इसका। द एंग्यूस ऑफ द किंग। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि राजा की वेदना। ये आपने सुना होगा कि अशोक महान बहुत ही दरियादिल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से युद्ध जीते। उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग यानी आधुनिक उड़ीसा को उन्होंने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन उसके विवरण में बताया गया है, अभिलेख में बताया गया है कि 1 लाख लोग वहां युद्ध में मारे गए। 1 से 1.5 लाख के करीब लोगों को निष्कासित किया गया और लगभग इतने ही लोग वहां मतलब मृत्यु के शिकार हुए। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लगभग जो मतलब टोटल आंकड़ा है 4 से 5 लाख का हो जाता है और इतनी बड़ी संख्या में लोग वास्तव में मारे गए थे। तो इस बात से उनको इतना गहन दुख पहुंचा कि उन्होंने एक धम्म की शुरुआत की। धम्म क्या होते हैं? एक नैतिक संदेश होता है आम जनता के लिए, एक तरह से नए धर्म हम उसको कह सकते हैं। अशोक महान ने धर्म चला है एक तरह से। तो धम्म जो है नैतिक संदेश है, नैतिक बातों का समावेश उसके अंदर, मोरल वैल्यूज हैं और उसके लिए जैसे व्यक्ति को किस तरह के आचार रखने चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए। हालांकि अशोक महान ने बहुत से धर्मों का अध्ययन करने की कोशिश की, जिस तरह से अकबर ने की थी ठीक इसी तरह से इन्होंने भी की और फिर धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्यों की नियुक्ति की। जो धम्म महामात्य होते थे वो धार्मिक धर्माधिकारी होते थे और वो जनता को धर्म अपनाने के लिए और धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए, उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इसमें राजा की वेदना को हम पढ़ चुके हैं कि राजा को बहुत बड़ा दुख हुआ था। कलिंग पर युद्ध हुआ उस समय। तो कलिंग के युद्ध से एक तरह से वो नफरत हो गई थी उन्हें युद्ध से कि भी युद्ध करने से काफी संख्या में लोग मारे जाते हैं, वो इतना बड़ा नरसंहार देख नहीं सकते हैं। इसीलिए एक यहाँ पे एक अभिलेख मिलता है कि राजा की वेदना, राजा को दुख मतलब हुआ और उस दुख को उन्होंने उस अभिलेख में बयान किया है। इसमें बताया गया कि कलिंग राज्य के अंदर, कलिंग प्रदेश में कहीं भी राजा के दुख प्रकट करने संबंधी अभिलेख नहीं मिला है। इसका अर्थ यह भी लगाया जाता है कि शायद राजा इतना दुखी था कि वह अपने मन से कुछ बोल ही नहीं पाया, वह बिल्कुल शांत था। पतिवेदक शब्द यहाँ पे एक अभिलेख के अंदर पता चलता है। पतिवेदक शब्द का आधुनिक इतिहासकारों ने इसका अर्थ जो है संवाददाता के अर्थ में यूज किया है, लेकिन ये उस समय के संदर्भ में दूसरा भी कोई अर्थ निकल सकता है, लेकिन आज के समय में इसका अर्थ ये निकाला गया है। द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ये एक आपका जो है मेन टॉपिक है इसका, कि इसके अंदर आधुनिक जो अभिलेख हैं, जो उसके प्रमाण हैं हमारे इतिहास के, उनमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो कौन कौन सी वो कमियां हो सकती हैं? जैसे ही मान लीजिएगा हमें कोई अभिलेख पढ़ना है तो सबसे पहली कमी है अभिलेख की भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन बहुत से अभिलेख ऐसे हैं जिनकी भाषाएं मतलब अब तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, यानी उन भाषाओं के उन अभिलेखों को पढ़ना संभव नहीं हो पाया, या फिर उनको आंशिक रूप से पढ़ा गया है, यानी पूरी तरह से उनका अर्थ नहीं निकाला जा सका है। और या फिर कुछ ऐसा भी अभिलेखों के अंदर होता है कि कुछ वर्ण जो हैं वो मतलब मिट गए हैं, या वातावरण का कोई प्रभाव उन पर रहा, या चट्टान टूट गई है। शिलालेख पर अगर कोई अभिलेख लिखा गया है तो चट्टान टूटने की वजह से उसका जो अर्थ जो मेन होना चाहिए वो नहीं है। कुछ अर्थ ऐसे भी होते हैं कि जैसे आज के समय के संदर्भ में हम उनका मीनिंग नहीं लगा सकते, हमें उस इतिहास से ही उसको जोड़ के देखना होगा। और इस तरह से अभिलेखों को पढ़ने के लिए बहुत बार मतलब दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल भी जहां जहां किया गया है तो उसका अर्थ निकालना संभव नहीं हो पाया। अभिलेखों में कई बार उसकी भाषा सुस्पष्ट नहीं होती, कई बार बहुत ही हल्के हाथ से उकेरा जाता है जो कि कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो मतलब हमारे इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हैं, अभिलेख साक्ष्य हैं, उनके अंदर बहुत सी कमियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद है 1784 फाउंडिंग द एशियाटिक सोसाइटी बंगाल। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी का गठन ये किया गया। इसका काम है बंगाल प्रांत के अंदर या बंगाल के अंदर एक ऐतिहासिक
स्रोतों को संजो कर रखने का काम इस संस्था को दिया गया और विभिन्न प्रकार की, जैसे मान लीजिए कोई अभिलेख मिलते हैं, कोई पुरानी चीजें मिलती हैं, तो उनको संग्रह करने का काम करेगी और उनके बारे में अध्ययन करेगी। जैसे मुद्रा शास्त्र का जो है अध्ययन है, जैसे मुद्राओं के बारे में अध्ययन होता है, तो ये अभिलेखों का अध्ययन भी ये संस्था करती है, सिक्कों का भी बाकायदा अध्ययन करती है। इसके बाद है अशोक महान का शासनकाल कब से शुरू माना जाता है, जो लगभग 272 से 268 ईस्वी पूर्व से लेकर 231 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद अशोक का ये शासन हम समझ गए होंगे कि कुछ विद्वान मानते 272 में इनका शासन शुरू हुआ, कुछ मानते 268 ईस्वी पूर्व में इनका शासन शुरू हुआ। तो ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी बुक में ये जो डेट्स हैं वो मानी गई हैं। इसके बाद है 185 सीई एंड मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का जो अंत है 185 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसके बाद है कनिष्क का राज्यारोहण, यानी कनिष्क को राजगद्दी कब मिली, इसके बारे में भी हमारे विद्वानों को या इतिहासकारों को बड़ा मतलब उनके में मतभेद है। कुछ विद्वान इसको सही मानते हैं, 78 ईस्वी पूर्व में इनको राज्यारोहण की जो मतलब पदवी इनको दी गई, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है समुद्रगुप्त, इनका शासनकाल जो है 335 ईस्वी पूर्व से लेकर और 375 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद में अरब कॉन्क्वर सिंध, अरब आक्रमण जो कि सिंध पर हुआ बिन कासिम नाम के एक शासक के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो वो मुस्लिम आक्रमणकारी थे। 712 ईस्वी में उन्होंने सिंध के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप में अटैक किया था, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें हमने ये जो आपका टॉपिक एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे। इसमें खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकालते हुए अपोलोडोट्स नाम का एक शब्द उसने सेलेक्ट किया। उन अपोलोडोट्स शब्द में सबसे जैसे पहला वर्ण जो है ए लिखा गया, तो ए शब्द से दूसरी जगह पर जो भी अभिलेख लिखे हुए थे और उनका मैच करने के बाद इस निष्कर्ष पे वो पहुंचे कि इसमें जो वर्णों की आकृति है वो देवनागरी लिपि से भी कुछ हद तक मिल रही है। कुछ बंगाली जो आधुनिक बंगाली है उस बंगाली भाषा के भी कुछ वर्णों को उसके अंदर मतलब जगह दी गई है। और इसमें जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है। तो ये मतलब ढूंढने में जो मेन अर्थ में मददगार साबित रहे उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1838 में खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल पाए। इसके बाद है राजा का आदेश। राजा जब भी कोई आदेश आम जनता के लिए देता था या कोई नया नियम वो लागू करता था तो इस तरह के राज्य आदेशों को स्तंभ अभिलेखों पर या फिर शिलालेखों पर या महाशिलालेखों पर अंकित करवाते थे ताकि लोग उसको पढ़ पाएं और उसका अनुसरण कर पाएं, उनको उन कानूनों को लागू किया जा सके। इसमें आगे बताता है हिंद यूनानी एक सिक्के का यहाँ पे एक विवरण डाला गया है जो कि मिनांडर नाम के एक शासक के विषय में है, जो कि इन अभिलेखों की प्राप्ति से संबंधित एक ऐतिहासिक प्रमाण है। इससे पहले कोई इस तरह का पुराना सिक्का नहीं मिला है जिसपे किसी शासक का चित्र बना हो, लेकिन ये शासक का चित्र बना हुआ इंडो ग्रीक किंग मिनांडर का चित्र है और जो उस सिक्के पर बना हुआ है। इसके बाद है राजा की वेदना। राजा की वेदना क्या थी कि उन्होंने बहुत से युद्ध जीते, लेकिन जब उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की तो काफी संख्या में लोग मारे गए। उनको बहुत ही मन से आघात पहुंचा, उनकी आत्मा झकझोर उठी और उन्होंने पूरी तरीके से ये ठान लिया कि आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे और उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू की और धम्म महामातों की नियुक्ति की। विभिन्न क्षेत्रों में आपने जो धार्मिक जो प्रचारक होते थे वो भेजे और आज उन्हीं के प्रयासों की बदौलत जो इस तरह के नैतिक संदेश विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचे हैं। इसके बाद है हमारे इंस्क्रिप्शंस को क्या एविडेंसेस जो हमारे हैं, अभिलेख वगैरह हैं, तो उनमें क्या कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को देखेगा। अभिलेख साक्ष्य की कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, उनको हम ढूंढेंगे। इसमें जो अभिलेख साक्ष्य की पहली कमी है कि कुछ वर्ण मिट गए हैं तो उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसका अर्थ गलत निकलता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे उसी संदर्भ में समझना पड़ता है, जो आज के संदर्भ में अगर हम उन शब्दों का मैच ढूंढने की कोशिश करें या उसका अर्थ समझने की कोशिश करें तो उसका अर्थ गलत निकलेगा। लेकिन उसमें अभिलेखों के अंदर कई बार ऐसी बातों का विवरण डाला गया है जैसे कि आज के समय सुख दुख इस तरह की बातों का विवरण भी हम बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। आम जनता की जरूरतें, आम जनता के जीवन से संबंधित जानकारी, लेकिन उस समय इस तरह की जानकारी
अभिलेखों में नहीं है, क्योंकि अभिलेखों में उन्हीं का विवरण डाला गया है जिन अभिलेखों को उन्होंने बनवाया था। तो अक्सर धनवान अभिजात वर्ग के लोग या राजाओं का विवरण तो उनमें मिल जाता है, लेकिन आम जनता के हालात का जिक्र उसमें नहीं मिलता, तो ये कुछ उसमें कमी है। इसके अलावा अभिलेख में कई बार इस तरह के शब्दों का उल्लेख किया गया है या कुछ भाषाओं का उल्लेख किया गया है जिसको पढ़ना मतलब पूरी तरह से उसका अर्थ नहीं निकाल पाए या आंशिक अर्थ निकाल पाए हैं, जिसकी वजह से उसका सही अर्थ जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब इससे डेट से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। जो एशियाटिक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन जो है 1784 में, इसमें 272 से 268 ईस्वी पूर्व से लेकर 231 ईस्वी पूर्व तक अशोक मान का शासनकाल, मौर्य साम्राज्य का 185 ईस्वी पूर्व में साम्राज्य का अंत हो गया, कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। इसमें इस पे एनसीईआरटी की जो काल रेखा है उसके अंदर क्वेश्चन टैग किया गया है, क्योंकि ये डाउटफुल जो डेट है। इसमें समुद्रगुप्त का जो है 375 ईस्वी पूर्व से और 335 से 375 ईस्वी पूर्व तक शासनकाल रहा, और उसके बाद है अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की 712 ईस्वी में। तो ये जो टॉपिक है आपका लेसन जो 2 है उसके सभी टॉपिक्स क्लियर कर दिए गए हैं। इसमें जैसे आपके जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चंस बनते हैं या जो हेडिंग के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और कुछ इसके अंदर आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे कि डेट से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको इसमें लिख लेने हैं अपने नोट्स, या क्वेश्चन आंसर टाइप में आप लिखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसको एक मतलब सही तरीके से आप समझ पाते हो। क्योंकि आप नोट्स के रूप में कई बार हम लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो उसको समझ नहीं पाते हो। इसलिए क्वेश्चन आंसर की लैंग्वेज में कोशिश करें उसको लिखने की। और इस प्रकार ये जो टॉपिक है इसको आपको इस वीडियो की सहायता लेनी है, और उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ना है, और फिर अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लेनी है। धन्यवाद।